कहते हैं इस दुनिया में अगर सबसे कोई पवित्र रिश्ता होता है तो वो होता है भाई बहन का, बाप बेटे का, बाप बेटी का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, या फिर ऐसे रिश्ते चाचा भतीजी का। ये सारे रिश्ते ऐसे हैं जिन पर आदमी भरोसा करता है और ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पर भरोसा ही नहीं बल्कि एक अटूट भरोसा होता है, एक अटूट ऐसा रिश्ता होता है जिस पर कभी कोई शक नहीं कर सकता और ना ही कभी कोई इस प्रकार के रिश्ते पे उँगली उठा सकता है। लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे समाज को गंदा करने का काम कर रही हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों ने कहानियों के माध्यम से बहुत सारी घटनाएं हैं उनको सुना होगा कि यहाँ पर बाप का बेटी से अफेयर है, माँ का बेटे से है, सौतेले बेटे से है, भाई से है, बहन से है। अभी हाल ही में एक घटना चर्चा में आई थी जिसमें एक भाई ने अपनी बहन का रिकॉर्डिंग करके वीडियो वायरल किया था, डाला था और उसके साथ गलत हरकत किया था। वही नहीं बल्कि अपने चाची, अपने भाभी, अपने चचेरे बहन सबके साथ उसने ऐसा ही किया था। और फिर कोर्ट ने उसको जो सज़ा दी थी वो वाकई अपने आप में एक हम कह लें कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होता है। लेकिन जो कोर्ट का फैसला था वो वाकई अपने आप में अजीब था। खैर उस पे हम नहीं जाएंगे। हम आज की जो सच्ची घटना है उसको आप लोगों के बीच में लेकर के सामने आए हैं कि एक माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए किस हद तक उसने प्रयास किया कि उसका जो बेटा है वो सही हो जाए और उसका बेटा सही रास्ते पे आ जाए। और फिर आखिर लास्ट में होता क्या है, इसी घटनाक्रम के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसकी शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का एक ज़िला लगता है अलवर और इसी अलवर में एक थाना लगता है। थाने का नाम नहीं लूँगा बल्कि वहाँ पर एक गांव है जिस गांव का नाम है मुंशीपुरा। और इसी गांव में रहने वाला एक परिवार जो कि बहुत ही खुशहाल परिवार था, सब कुछ इनके जीवन में सही था। एक घर में औरत थी, एक घर में उस औरत का पति, यानी कि जो औरत होती है जिनका नाम साधना होता है, साधना के पति जिनका नाम विवेक होता है, विवेक और साधना से उनका एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है विशाल। ये विशाल और जो लड़का है वो अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। इनके जीवन में कमी थी तो बस ये सोचती थी साधना कि उनका जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो फिर वो अपने लड़के की शादी करेंगी धूमधाम से और बहुत ही खुशहाल तरीके से उनका परिवार रहेगा। लेकिन जब लड़का 10 से 12 साल का जब होने लगता है तो फिर उसकी जो हरकतें हैं उसकी माँ को समझ में नहीं आती। वो ज़्यादातर लड़कों नहीं बल्कि लड़कियों के बीच में रहता था और फिर वो ज़्यादातर वक्त लड़कियों के साथ ही गुजारता था। उसकी हरकतें जो थी कुछ अजीब ही टाइप थी जिसको देख करके माँ को काफ़ी चिंता रहा करती थी कि उनको लगता था कि उसका जो लड़का है वो आखिर लड़कों के बीच में क्यों नहीं रहता है, ज़्यादातर वक्त वो लड़कियों के साथ गुजारता है। या फिर अगर यूँ कह लें कि उसकी ज़्यादा लड़कियों से ही बनती थी जो विशाल था। अब विशाल जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तकरीबन उसकी उम्र जब लगभग 14 साल के करीब होती है तो जो उसका पिता होता है वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि उनकी जो बहुत ही गंभीर बीमारी एक हो गई रहती है जिसको हम कोरोना काल में एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप दिए थे, वही उनको होता है और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। बड़े ही परिवार जो है वो दुःख की घड़ी से गुजरने लगता है, यानी कि एक तरह से कह लें कि जो परिवार है वो टूट सा जाता है, एकदम परिवार बिखर जाता है। उस परिवार में का अगर कोई सहारा था तो उस विशाल के पिता ही थे, उन्हीं वही बस एक कमाते थे जिससे उनके परिवार का गुजारा होता था, जो कि एक सरकारी पद पे होते हैं। अब इधर जब विशाल के जब पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर बच जाते हैं घर में साधना और विशाल। अब दोनों माँ बेटे बहुत ही जो ज़िंदगी थी उसको बहुत ही कष्टदायक तरीके से कह लें कि वो गुजार रहे होते हैं और बहुत ही बुरे दौर से वो गुजर रहे होते हैं। इसी बीच साधना की जॉब लग जाती है, यानी कि जो पति के मौत के बाद फिर उसको जो नौकरी होती है वो मिल जाती है और परिवार धीरे धीरे फिर से ढर्रे पे आ जाता है। सब कुछ इनके जीवन में अब एक तरह से सही हो जाता है।
जो विशाल है उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसका पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी थी, मन भी लगा था और विशाल बहुत ही मेहनत से, लगन से पढ़ाई भी करता था। उसकी ज़्यादा लड़कियों से भी ज़्यादा बनती थी और लड़कों से भी अमूमन अब बनने ही लगी थी। सब कुछ इनके जीवन में अब एक तरह से कह लें कि सही चल रहा था। अब विशाल जैसे-जैसे धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, वो एक तरह से कह लें कि लड़कों में अब उसकी अब धीरे-धीरे दोस्ती होने लगी थी, लड़कों से बातचीत करता था, लड़कों के साथ वक़्त गुज़ारता था। अब उसकी माँ को ये लगने लगा था कि चलो अब उसका जो बेटा है, वो सही हो गया है। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी उसकी माँ। कहती है कि चलो अब उसका लड़का अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ रहा है, अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, घर के काम-काज कर रहा है। तमाम जो थे वो सारे पहलू उसकी माँ के जो सामने थे, वो रखे हुए थे और सब कुछ सही भी चल रहा था। अब धीरे-धीरे जो विशाल है वो बड़ा होने लगता है, लगभग जब उसकी उम्र है वो 18 साल के जब पार हो जाती है, तो विशाल की माँ सोचती है कि घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आखिर कब तक उठाएगी, बल्कि वो सोचती है कि क्यों ना अपने लड़के की शादी कर दी जाए और यही दिमाग में अपनी बात रख कर के जो विशाल की माँ है वो रिश्ता देखने लगती है। अब जब रिश्ता देखती है तो जो विशाल है वो क्या अपनी माँ से कहता है कि आखिर माँ इतनी जल्दी भी क्या है, आखिर अभी तो मेरे पढ़ने की, खेलने खाने की उम्र है और अभी आप मेरी शादी कर देंगी तो फिर आखिर मैं अपने जीवन में कर ही क्या पाऊँगा, जो मेरा बचपन है वो भी छिन जाएगा। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जब होने लगती है तो जो विशाल है अब कहीं न कहीं उसका जो व्यवहार है वो काफ़ी बदल गया था। अब वो जिस प्रकार से बताया गया कि विशाल का जो अब ज़्यादा रुझान था वो लड़कों के प्रति था। उसका एक दोस्त था जो उसके बहुत करीब रहता था, जो उसका दोस्त था वो बहुत ही उसका ख़ास था, जिसके साथ विशाल ज़्यादातर वक़्त गुज़ारा करता था। अगर कहीं जाना होता था तो वो विशाल के साथ जाता, उसके साथ रहता और उसी के साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता। विशाल जब उसकी माँ ऑफ़िस चली जाया करती थी तो विशाल का जो दोस्त है वो उसके घर पे आता, दोनों साथ में पढ़ाई-लिखाई किया करते थे। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था। विशाल के जीवन में कमी थी तो बस एक लड़की की, जो कि विशाल अपने जीवन में कभी लाना ही नहीं चाहता था। विशाल अपने जीवन में लड़कियाँ इसलिए भी नहीं लाना चाहता था, वो सोचता था कि अगर उसके जीवन में अगर लड़की अगर आएगी तो कहीं न कहीं वो अपने माँ से जो प्रेम करता है, कहीं न कहीं वो प्रेम कम पड़ जाएगा। यही सोच कर के विशाल जो है वो लड़की को नहीं लाता था अपने जीवन में। विशाल जैसे-जैसे जब बड़ा होता है तो विशाल की जो माँ है अब रिश्ता देखने लगती है और जैसे ही अब रिश्ता देखती, विशाल लगभग जब 19 साल से ऊपर का हो जाता है, यानी लगभग 20 साल के करीब जब वो होता है, तो विशाल की माँ जो है वो जब रिश्ता देखती है तो विशाल अब ना भी नहीं कह पा रहा था और हाँ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन जब जितनी भी लड़कियों का रिश्ता जब आता, फ़ोटो दिखाई जाती तो विशाल साफ तौर पे मना कर देता, कहता था कि मुझे लड़की पसंद ही नहीं है। अब जैसे ही जब पसंद नापसंद की जब बात आती है तो विशाल की माँ अलग-अलग लड़कियों की फ़ोटो मंगाती, बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो मंगाती, लेकिन कहीं से कोई भी बात नहीं बन पाती थी। अब विशाल की जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी। वो सोचती थी कि आखिर उसके लड़के को आखिर हो क्या गया है? आखिर वो इस प्रकार से क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही। आखिर ऐसी क्या वजह है? आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? जब इस प्रकार की बातें वो सोचती है तो फिर वो सोचती, विशाल का जो दोस्त होता है उससे पूछती है कि क्या विशाल किसी से प्यार करता है? या फिर विशाल का किसी अगर लड़की से अगर चक्कर हो तो वो भी बता दे। विशाल का जो दोस्त है वो कहता है कि नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। विशाल का किसी लड़की से कोई अफ़ेयर नहीं है। विशाल तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन विशाल की माँ को पता नहीं क्यों ज़्यादा शक होता है और वो अपने बेटे पे नज़र भी रखना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो नज़र रखती है तो उस दरमियान उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे उसको ये लगे कि हाँ, उसके लड़का किसी लड़की के संगत में है, किसी लड़की के साथ रिलेशन में है। अब जैसे ही ये बात विशाल की माँ को पता चलती है, फिर विशाल की माँ थोड़ी निश्चिंत हो जाती है कि चलो उसका जो लड़का है इस प्रकार की किसी हरकत में नहीं है। अब इसीलिए वो अलग-अलग लड़कियों के रिश्ते जब देखने लगती है, तो फिर अब इसी कड़ी में जब विशाल देखती है कि विशाल अब इस चीज़ को मना कर रहा है, तो फिर जो विशाल की माँ है अब उसने एक कड़ा फ़ैसला लेने का सोचा और वो सोचती अपनी सहेली से बातचीत करती है कि पता नहीं क्यों मेरा जो लड़का है वो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है और पता नहीं क्यों वो लड़कियों के साथ ना ही अब घुलता है, मिलता है, ना ही बैठता है, उठता है, किसी से मतलब ही नहीं रखता। अब जो उसकी माँ है कहीं न कहीं अब उसको ये शक होने लगा था कि ऐसा तो नहीं है कि उसका जो लड़का है वो किसी भी प्रकार की उसके शरीर में कमी है। अब इसी कमी को जानने के लिए वो घर से बहाना करती है कि वो अब घर से 2 दिन के लिए जा रही है और
वो अब 2 दिन बाद ही आएगी और वो कहती है कि मैं अपने ये मेरी एक सहेली की लड़की है, मैं उसे यहीं पर छोड़ कर के जाऊँगी जो घर पे रह कर के खाना-पीना बना देगी, खिला-पिला देगी तुम्हें। तो वो कहता है कि ठीक है, अब उसे इसी चीज़ से मतलब भी था। अब वो घर पे विशाल जो था वो अकेले था। एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है प्रियंका। प्रियंका जब उसके घर पे आती है, खाना-पीना बनाती है। प्रियंका बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीके की लड़की होती है। प्रियंका जब मॉडर्न होती है तो वो मॉडर्न तरीके के ड्रेस भी पहनती है और वो विशाल पे डोरे भी डालती है। लेकिन जो विशाल है वो किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देता है। अब जब विशाल रिएक्शन नहीं देता है तो जो प्रियंका होती है वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है, हर संभव कोशिश करती है कि विशाल उसके प्यार के चंगुल में फँस जाए। लेकिन विशाल उसके प्यार के चंगुल में फँसता ही नहीं है। बल्कि एक दिन की बात है जो जिस दिन वो आई थी प्रियंका, ठीक उसके अगले ही दिन प्रियंका जो है वो बाथरूम में जाती है नहा करके। जब वो वापस निकलती है तो टॉवल लपेटी होती है और उसी टॉवल में वो विशाल के सामने चली जाती है। विशाल उसको देखता है तो अपनी नज़रें घुमा लेता है और कहता है कि वो पूछता है कि क्या हुआ, कोई चीज़ की क्या चीज़ कुछ चीज़ चाहिए? तो वो कहती है कि हाँ, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे एक टी-शर्ट और एक लोअर दे दो। वो कहता है कि ठीक है, अलमारी में है, जा कर के ले लो। लेकिन जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम ही दे दो। और जैसे ही विशाल उठता है, उसके पास जाता है तो फिर वो जो लड़की है उस विशाल के पास टक्कर खा कर के वो विशाल के ऊपर बेड पर ही गिर जाती है। और जैसे ही बेड पर गिरती है तो जो उसका जो टॉवल होता है वो पूरी तरीके से उसके शरीर से हट जाता है। और जैसे ही टॉवल हटता है वो विशाल के पास उस अवस्था में हो जाती है जिस अवस्था में अ, वो जाना चाहती थी। लेकिन विशाल जो है उस लड़की के पास चिपकने के बजाय उस लड़की को दूर ढकेल देता है और फिर वो उससे कहता है कि आखिर ये क्या कर रही हो? जो प्रियंका होती है अब उस लड़के के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती है। डोरे डालती ही थी लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, कोशिश करती है कि वो उसके साथ कुछ कर ले। लेकिन जो विशाल होता है वो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो उसको डाँट करके उसको 1-2 चाँटा भी खींच करके मार देता है। फिर वहाँ से जो प्रियंका है कमरे से जाती है, फिर भी वो ट्राई करती है और विशाल के सामने आकर के अपने प्यार का प्रपोज़ल डालती है। लेकिन वो एक भी नहीं सुनता है और ना ही कुछ अब जवाब देता है। अब प्रियंका जो है वो काफ़ी गुस्से में हो कर के वहाँ से अब चली जाती है। अब जब जाती है तो अपनी उस आंटी को फ़ोन करके बता देती है कि ऐसी-ऐसी बात हुई है और ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब जो विशाल की मम्मी है वो वापस आती है और आ कर के वो कहती है कि वो चली गई क्या? वो कहता है कि हाँ, वो चली गई, वो सही लड़की नहीं थी, इसीलिए वो मैंने उसको भेज भी दिया। वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर धीरे लड़की के लिए लड़के के लिए रिश्ता देखा ही जा रहा था, तब तक एक फ़ोटो आती है और इस फ़ोटो में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मोहिनी। मोहिनी से विशाल की शादी फिक्स होने लगती है और सारी बातें लगभग-लगभग एक तरह से फिक्स ही हो जाती है। लेकिन विशाल की माँ जो साधना होती है उसको कहीं न कहीं ये डर था कि अगर वो लड़की से अगर उस शादी करवा देती है अपने लड़के की, तो हो ना हो अगर विशाल अगर इस प्रकार की अगर हरकत करता है तो कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत खड़ा हो जाएगी, अड़चन खड़ा हो जाएगी। जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है, सारी डेटें जब फिक्स हो जाती है, मोहिनी और विशाल की बातचीत होने लगती है। तो जो विशाल साधना है वो मोहिनी से बात करती है और कहती है कि बेटा देखो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से कहीं घूमने बाहर जाओ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को समझ लो, ताकि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इस पर जो मोहिनी होती है वो कहती है कि ठीक है, वो भी मॉडर्न ज़माने की लड़की थी और वो विशाल से कहती है कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। इस पर विशाल भी तैयार हो जाता है और विशाल वहाँ से चले जाते हैं वो लोग नैनीताल घूमने के लिए। नैनीताल 3 दिन के लिए वो लोग जाते हैं। एक दिन वहाँ पे जाते हैं और दूसरे दिन जब उस रात जब जाकर के होटल में रुकते हैं, तो दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जब रात होती है, दोनों सोने जाते हैं, तो जो मोहिनी है वो काफ़ी प्रयास करती है विशाल से कि उसके साथ फ़िज़िकल हो ले, लेकिन विशाल नहीं होता है। तो जो मोहिनी है अब उस दिन ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालती है और फिर अगले दिन जब घूम फिर करके वो लोग आते हैं होटल में फिर से रुकते हैं, तो जो मोहिनी है वो कहती है कि चलो ड्रिंक करते हैं। तो जो विशाल होता है वो कहता है पहले कि मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन विशाल वाक़ई में ड्रिंक जो है वो कर रहा था। और विशाल जब ड्रिंक कर रहा था तो दोनों ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद मोहिनी फिर से विशाल के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन विशाल फिर से वही हरकत करता है, मोहिनी को बहुत ज़्यादा मार देता है, पीट देता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मोहिनी जबकि पूरी उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी होती है, लेकिन फिर भी विशाल उसके साथ कुछ भी नहीं करता है।
अब मोहिनी वहाँ से सारी बातें जो है वो विशाल की माँ यानी कि साधना को फ़ोन करके बताती है, ऐसे ऐसी बात हुई है, ऐसे ऐसे विशाल ने किया है। अब जो साधना है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब दोनों घर पे आते हैं और जो मोहिनी है वो मना कर देती है, कहती है कि मैं आपके लड़के से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि जो लड़का इतना करने के बाद भी अगर मेरे साथ अगर कुछ नहीं किया है तो हो सकता है कि आपका जो लड़का है वो नामर्द हो। आखिर मैं अपना जीवन क्यों ख़राब करूँ, जब इस प्रकार की बातें होती हैं। और ऐसा मोहिनी ने ही नहीं बल्कि प्रियंका ने भी कहा था, साधना ने 1-2 बार और ट्राई किया था, फिर भी वहाँ से उसे वही जवाब मिला था। अब जो साधना है वो काफ़ी चिंता थी, काफ़ी टेंशन में थी। अब जो साधना थी, अब उसने वो कदम उठाने की सोची जो एक माँ को कभी उठाना ही नहीं चाहिए, और एक माँ को अपने किसी भी परिस्थिति में चली जाए लेकिन उसको नहीं उठाना चाहिए। लेकिन साधना है जो सोचती है कि आखिर उसके बेटे में ऐसी क्या कमी है जिस वजह से वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। अगर वो इस प्रकार की अगर हरकतें करेगा तो फिर आखिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, उसकी शादी कैसे होगी और इस पूरी जायदाद का क्या होगा, आखिर इसके आगे की ज़िंदगी क्या होगी। यही सोच करके जो विशाल की माँ है वो एक ऐसा फ़ैसला लेती है जो कभी एक माँ नहीं लेती। एक रोज़ की बात है, यानी कि जो 16 जुलाई की बात है। 16 जुलाई की सुबह को जो विशाल है वो कमरे में लेटा हुआ होता है, और जो उसकी माँ है वो चाय लेकर के जाती है, उसको देती है। फिर वो उस दिन छुट्टी पे होती है, घर ही पर होती है, विशाल भी घर ही पर होता है, और पूरे दिन वो लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, बातचीत करते हैं। जब रात होती है तो रात के वक्त जो विशाल है, विशाल अपने कमरे में लेटता है, तो जो उसकी माँ होती है वो भी उसके पास आ करके लेट जाती है, कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं भी तुम्हारे साथ ही कमरे में सो जाती हूँ। इस पर जो विशाल होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको सोना है यहीं पे तो आप सो जाइए। और वहीं पर विशाल की जब माँ सोती है तो उसने एक ऐसा गाउन पहना हुआ था जिससे उसका पूरा बदन झलक रहा था, पूरा बदन साफ दिख रहा था। वो चाहती भी ये थे कि विशाल उस चीज़ को देखे, और उसने ऐसा कदम, सोचे कितना अपनी इज्जत को ताक पे रख करके उस महिला ने उठाया था अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटे की के लिए, अपने बेटे की एक तरह से कह लें कि मेरे पास शब्द नहीं है कि अपने बेटे के किस वजह से उसने इस औरत ने इस प्रकार का कदम उठाया था। बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन ये जो सच्ची घटना है मेरा सुनाना काम है, और मैं इसलिए आपको सुना भी रहा हूँ। मेरी ज़ुबानें भी लड़खड़ा जा रही है, मैं ऐसे इस शब्द को नहीं बयां कर सकता। अब विशाल के पास जब जिस अवस्था में होती है, विशाल के साथ छेड़खानी करती है, वो हरकत करने की कोशिश करती है जो एक पति अपनी पत्नी से करना चाहता है, वही काम साधना विशाल से करना चाहती है। लेकिन जो विशाल है वो नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, और वो काफ़ी साधना की कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं करता है, और ऐसा नहीं करता है, और वो अपनी माँ को भी मार देता है, पीट देता है। लेकिन जब साधना को भी उस रात जब वो मार देता है, पीट देता है, साधना को कहीं ना कहीं अब शक हो जाता है। अब वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसी क्या इसकी मजबूरी है जिस प्रकार से ये ऐसी हरकतें कर रहा है। अब वो जब उस रात जब उसके पास होती है तो उसका जो एक दोस्त होता है, जिसका नाम, विशाल के दोस्त का जो नाम होता है वो होता है पवन। पवन का बार बार उसके पास फ़ोन आ रहा था, बातचीत कर रहे थे वो दोनों पहले तो। लेकिन जो अगली सुबह जो होती है, साधना फिर नज़रें झुकाए हुए वहाँ से फिर स्कूल अपने जाती है, माफ़ी चाहते हैं, फिर अपने वो ड्यूटी पे जाती है। और ड्यूटी से जब वापस आती है तो फिर लगभग शाम के लगभग 3:30 बजे का वक्त था। जो विशाल था वो पवन के साथ कमरे में होता है, और जैसे ही वो विशाल के साथ पवन कमरे में होता है तो उसको ये पता नहीं था कि उसकी जो माँ है वो आज पहले आ जाएगी, क्योंकि अमूमन जो साधना थी वो लगभग 4 बजे के बाद ही आया करती, 4:30 या 4:45 बज जाते थे वो आया करती थी। लेकिन उस दिन वो लगभग 3 बजे से पहले ही वो अपने घर पे पहुंचती है, दस्तक देती है। दरवाजे की चाबी थी उसके पास, और इसलिए दरवाज़ा उसने खोला और दरवाजे से वो अंदर चली जाती है। और जैसे ही जब अंदर पहुंचती है तो जब देखती है कि कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, जैसे उस आवाज़ को वो देखती है, वो सुनती है, तो फिर वो देख करके सन्न रह जाती है, भौचक्की रह जाती है, क्योंकि अंदर विशाल और पवन दोनों उस अवस्था में थे जिस अवस्था में एक पति और एक पत्नी होते हैं। और विशाल को कहीं ना कहीं ये लड़कों की लत थी, और इसी वजह से वो पवन से प्रेम करता था, प्यार करता था। इसी वजह से वो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और यही वजह थी कि उसने और भी लड़कियों से शादी करने से इनकार कर दिया था। जब वो अपनी माँ को देखता है तो उसको देख करके
वो बिल्कुल अवाक रह जाता है, बिल्कुल सन्न सा रह जाता है। अब उधर जो पवन है, जो विशाल है, वो सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। उनकी माँ ने तो उसे देख लिया और उसकी जो माँ होती है अब डंडा उठाती है और पवन को और विशाल को दोनों को पीटना शुरू कर देती है। और जैसे जब पीटती है तो विशाल और पवन ये सोचते हैं कि आखिर अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग समाज में क्या मुँह दिखाएंगे। और वो अपनी माँ को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे भी करके साधना वहाँ से निकल के बाहर भागती है, चीखती हुई चिल्लाती हुई। और जैसे चीखती हुई चिल्लाती हुई बाहर भागती है तो वहाँ पर मौके पर प्रशासन को बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद चूँकि जो पवन होता है और जो विशाल होता है, इन दोनों ने उस औरत को इस कदर मारने का प्रयास किया था तो ये उसके कमर में यानी उसके पेट में और उसके पीठ में चाकू से मारा था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और दर्ज करने के बाद विशाल को और पवन को दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। और डालने के बाद जो साधना है, अब साधना ने ये फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, वो विशाल को अपने घर में नहीं आने देगी और फिर उसको आने भी नहीं देती है। लगभग 6 साल का वक्त गुजरता है और 6 साल बाद जब पवन तो जेल में ही था, लेकिन जो विशाल है जब वो बाहर आता है तो वो अपने जब घर पे आता है तो देखता है कि घर पे ताला बंद है। और फिर वो जब कोशिश करता है उस घर पे, जब देखता है शाम का जब वक्त फिर होता है, जब फिर आता है तो देखता है उस घर में माफ़ी चाहते हैं 6 साल का जब वक्त गुजर जाता है। 6 साल के बाद जब वो घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और एक व्यक्ति भी होता है और साधना भी होती है। जैसे वो देखता है इस चीज़ को तो वो पूछता है कि आखिर ये कौन है? कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई जगह ही नहीं है। और फिर विशाल वहाँ से चला जाता है और फिर कहाँ जाता है इसका कोई ठिकाना ही नहीं होता है। यानी कि साधना ने शादी रचा ली थी और शादी रचाने के बाद फिर उसने अपना जो है वो जीवन एक नए तरीके से शुरू कर दिया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। एक माँ ने जो अपने बेटे के जीवन के लिए जो बलिदान दिया था वो वाकई सराहनीय था, लेकिन बेटे ने उसी माँ के ऊपर हमला किया और उसको जान से मारने का प्रयास किया। बाकी आपकी क्या राय है, आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।